So let us start our lecture today, example 9.3. So what is there in example 9.3? In a human pyramid, in a circus, the entire weight of the balance group is supported by the legs of the performer. ठीक है? So, एक minute. Entire weight of the balance group is supported by the legs of a performer who is lying on his back. अपनी पीठ पे जो है ये परफॉर्मर जो है ये लेटा हुआ है इस तरीके से, और अपने पैरों के ऊपर एक लकड़ी की तख्ती वगैरह लेके और ये बेंचेस वगैरह लेके ये सबको बैलेंस किया हुआ है उसने। ठीक है, क्या कहता है? द कंबाइंड मास ऑफ द ऑल द पर्सन परफॉर्मिंग द एक्ट एंड द टेबल्स प्लेग्स इन्वॉल्व्ड इज 280 किलोग्राम। कंबाइंड मास कितना है भाई? कंबाइंड मास जो है 280 किलोग्राम। कंबाइंड मास कितना है? 280 किलोग्राम है, राइट? मास ऑफ द परफॉर्मर लाइंग ऑन द बैक ऑन द बॉटम इज 60 kg। जो अपने पैरों पे संभाले हुए है उस परफॉर्मर का मास 60 kg है। ईच थाई बोन, थाई बोन में फीमर हड्डी होती है, बायोलॉजी वालों को पता है। तो ईच थाई बोन ऑफ दिस परफॉर्मर हैज ए लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर। जो फीमर हड्डी है उसकी लेंथ कितनी है? 50 सेंटीमीटर है, मतलब 0.5 मीटर है। एंड एन इफेक्टिव रेडियस, रेडियस कितनी है उसकी? 2 सेंटीमीटर, 2 into 10⁻²मीटर। डिटरमिन द अमाउंट बाय विच ईच थाई बोन गेट्स कंप्रेस्ड अंडर द एक्स्ट्रा लोड। एक्स्ट्रा लोड क्यों बोलता है? एक्स्ट्रा लोड इसलिए बोलता है कि जो उसका खुद का वजन है वो तो संभालेगा नहीं ना। नीचे जो लेटा हुआ है ये 60 किलो का है, तो उसने पैर ऊपर कर रखे हैं, तो पैरों के ऊपर किसका लोड है? इसका खुद का वेट तो माइनस हो जाएगा ना 280 में से। ये 280 किलोग्राम टोटल बताता है, कंबाइंड मास ऑफ ऑल द पर्संस। ठीक है, तो ये जो है ध्यान देने वाली बात है। और उसमें लकड़ी वकड़ी टेबल वेबल जो भी इस्तेमाल हुआ है। तो दोनों पैर जो है, दोनों पैर पे जो कितना लोड संभाल रहा है, दोनों पैर पे संभाल रहा है आपका 280 माइनस 60 kg, राइट? दोनों पैर पे संभाल रहा है। ठीक है, तो एक पैर पे कितना संभालेगा? एक पैर पे भाई उसका आधा संभालेगा, राइट? एक पैर पे कितना करेगा? एक पैर पे उसका आधा करेगा। तो उतना लोड जो है संभालेगा। कैसे संभालेगा देखो, कैलकुलेट कर लेते हैं इसका। टोटल मास ऑफ द परफॉर्मर्स कितना हो गया? 280 किलोग्राम। जो जो सिंगल परफॉर्मर है उसका 60 kg है, जो नीचे लेटा हुआ है, तो 280 माइनस 60 हो गया जो उसके पैरों पे वजन है। मास सपोर्टेड बाय द लेग्स कितना हो गया? 280 माइनस 60, 220 kg हो गया। तो वेट कितना हुआ इसका? ये तो मास हुआ, वेट होता है mg। जी से मल्टीप्लाई कर दिया 9.8 से, 9.8 से मल्टीप्लाई किया तो 2156 न्यूटन आ गया। ठीक है, तो वेट सपोर्टेड बाय द ईच थाई बोन कितना हुआ? दोनों थाई बोन ने जो वेट सपोर्ट किया है 2156 न्यूटन किया हुआ है, इसलिए जो है ईच थाई बोन का कितना हो गया? उसका आधा हो गया, हाफ ऑफ दिस। कितना हो गया? 1078 न्यूटन वेट इज सपोर्टेड बाय वन थाई बोन। ठीक है, अब यंग्स मॉडुलस फॉर द बोन जो है टेबल 9.1 में से देखेंगे कितना है। यंग्स मॉडुलस फॉर द बोन इज 9.4 into 10 to the power 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द यंग्स मॉडुलस। ठीक है, एंड लोड सपोर्टेड इज ऑलरेडी गिवन। ठीक है, लेंथ ऑफ द थाई बोन L is 0.5 meter, it is given in the question. Radius of thigh bone, it is also given in the question. So what is the cross sectional area of the thigh bone? क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर होता है, पाई इंटू 2 into 10⁻² होल स्क्वायर। ठीक है, थाई बोन बोल रहा है, बोन की बात कर रहा है, पूरे पैर की बात नहीं कर रहा है, बराबर? तो कितना? 1.26 into 10 to the power -3 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द फीमर। ठीक है, और द थाई बोन। तो अपना फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला हमारा जो होता है उसको आपको याद कर लेना है। क्या है? y इज इक्वल टू FL अपॉन A डेल्टा L, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है,
एफ मीन्स ऊपर में जो वेट है, जो फोर्स है वो ऊपर आएगा, टोटल लेंथ जो है ऊपर आएगी और नीचे आएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड द चेंज इन द लेंथ। y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लगाने के बाद ये फॉर्मूला हमारे पास आया था। इस फॉर्मूले से डेल्टा एल लिखेंगे तो कितना आएगा, इस फॉर्मूले से डेल्टा एल लिखेंगे तो आएगा कितना, एफ एल अपॉन ए वाई आएगा, राइट। एफ एल अपॉन ए वाई में एफ कितना है, एक थाई बोन के लिए निकाल रहे हैं हम लोग, तो कितना है 1078, लेंथ कितना है 0.5, ठीक है, लेंथ इज 0.5। Young's modulus for the bone is 9.4 into 10 to the power 9, that is seen from the table 9.1। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन होगा तो वो दिया रहेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है पाई आर स्क्वायर एंड दैट हैज बीन कैलकुलेटेड 1.26 into 10 to the power -3, तो यहाँ पे लिख दिया। एंड डेल्टा एल कम्स आउट टू बी 4.55 into 10 power -5 मीटर, ठीक है, या 4.55 into 10 power -3 सेंटीमीटर, तो बहुत कम है, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी स्मॉल चेंज। तो फ्रैक्शनल डिक्रीज भी निकालना है तो निकाल सकते हैं, डेल्टा एल अपॉन एल फ्रैक्शनल डिक्रीज होता है, तो डेल्टा एल आ गया और एल आपको पता है तो डिवाइड कर दो, तो फ्रैक्शनल इंक्रीज कितना हो जाएगा, फ्रैक्शनल डिक्रीज कितना हो जाएगा, कंप्रेशन हो गया ना, तो 0.00091। अब परसेंटेज में फ्रैक्शनल डिक्रीज बोलना है, परसेंटेज डिक्रीज बोलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये पॉइंट इधर चला जाएगा, 0.0091%, तो ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी है। अब आता है डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर, ठीक है। कोई भी मटेरियल हो, चाहे वो लोहे का हो, स्टील का हो, लोहा कैसे बोला मैंने, लोहा जो है आयरन बहुत तरीके का होता है। घर में आप सब्जी काटते हैं तो वो चाकू का लोहा दूसरा होता है, जो घर में खिड़की लगी है, विंडो है, उसका लोहा आयरन दूसरा होता है। मतलब उसमें कुछ चीजें मिक्स होती हैं, उसके हिसाब से लोहे की क्वालिटी बदल जाती है। लेथ मशीन के ऊपर जो टूल लगा रहता है, जो लोहे को काट काट देता है, वो दूसरी चीज का बना होता है, लोहा लोहे को काटता है, राइट। तो बहुत तरीके के आयरन होते हैं, तो हमें फिर कॉपर है, फिर सिल्वर है, फिर एल्युमिनियम है, बहुत सारे मटेरियल्स भी होते हैं। तो कोई भी मटेरियल है उसका वायर जो है हमारे पास में, तो वायर जो है जिस मटेरियल का खींचा जा सकता है वो डक्टाइल मटेरियल होता है, ठीक। तो वायर हमने जो है उसको लिया और उस वायर को टेस्ट करना है। कोई भी वायर है उसको यूज करने से पहले हमें उसको टेस्ट करना होता है, तो उसका यंग्स मॉडुलस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हमारे एक रेफरेंस वायर ले लेंगे पहले, ठीक है, ये हमने ले लिया रेफरेंस वायर। ये आपका प्रैक्टिकल है भैया, समझ लेना, प्रैक्टिकल लैब में जाएंगे, ये प्रैक्टिकल आपके सामने मिलेगा, वहां पे करना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए इतना डिटेल में समझाया जाता है। देखो ए पॉइंट से जो रेफरेंस वायर लटका हुआ है, रेफरेंस वायर जो है इसके ऊपर एक स्केल होती है, इस स्केल में एक ये मेन स्केल है, मेन स्केल के साथ में वर्नियर स्केल लगा हुआ है, मोर एक्यूरेसी के लिए वर्नियर स्केल लगा हुआ है, वर्नियर कैलिपर्स है ये, ठीक है। और यहाँ पे इस वायर के साथ में एक हैंगर है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में डेड वेट लगा दिया गया है। स्टार्टिंग वेट को डेड वेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वायर को सीधा रखता है, तो इस वायर को सीधा स्ट्रेट करने के लिए, वैसे तो मुड़ा थोड़ा रहेगा वायर, उसको एकदम सीधा रखना है अपने को, तो एक डेड वेट लगा दिया, कोई भी वैल्यू रख दिया, ठीक है। तो मीटर स्केल है और वर्नियर स्केल है, और दूसरा वायर जो है ये इसको बोलते हैं रेफरेंस वायर, इस वायर का रेफरेंस लिया जाए, ठीक है। अब दूसरा जो वायर है, दूसरा वायर पे क्या है, दूसरे वायर पे जो है वेट बढ़ाते जाएंगे हम, और उस वायर के जो लेंथ में जो इंक्रीज होगा उसको हम मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस वर्नियर कैलिपर्स। दिस वर्नियर कैलिपर्स विल बी स्लाइडिंग ऑन दिस मेन स्केल। तो जब ये वर्नियर कैलिपर्स यहाँ पे वेट बढ़ाएंगे तो ये तार की लंबाई बढ़ जाएगी, और ये जो पॉइंटर है वर्नियर स्केल जो है इससे अटैच्ड है, इसके साथ में ऐसा नहीं होता एक्चुअली, इतना लंबाई बनाए, वर्नियर स्केल इसके साथ में अटैच्ड होता है। तो वर्नियर स्केल जो है ना इस मेन स्केल के ऊपर खिसक जाएगी, खिसकेगी कि नहीं खिसकेगी, ये वर्नियर स्केल इसके ऊपर मूवेबल है, कहीं भी जा सकती है। तो अगर ये वेट बढ़ाया तो ये वायर लंबा हुआ, तो ये पॉइंटर नीचे की तरफ आ जाएगा वर्नियर स्केल पे, मतलब वर्नियर स्केल खिसक जाएगी मेन स्केल के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब है हमारी रीडिंग बदल जाएगी। तो जिस वायर को हमें टेस्ट करना है उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल वायर, एक्सपेरिमेंटल वायर है
इसको हमें टेस्ट करना है और यंग्स मॉडुलस निकालना है। अब यंग्स मॉडुलस निकालना है तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, देख लो यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन फॉर्मूले से आया है। बार बार इसको नहीं पढ़े, आपको इसकी इसी फॉर्म में याद कर लेंगे, नहीं तो एक बार मैं बता देता हूँ कैसे, क्योंकि इन्होंने आर्टिकल में शायद बताया होगा। हाँ ये देखो, चलो यहीं पे देख लो, यंग्स मॉडुलस फॉर द वायर इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। देखो स्ट्रेस को मैंने सिग्मा से रिप्रेजेंट किया था और स्ट्रेन को एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट किया था, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को हम जो है सिग्मा एल से रिप्रेजेंट करेंगे, इससे सिग्मा एल, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को सिग्मा एप्सिलॉन एल से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वॉल्यूमेट्रिक आ जाएगा तो सिग्मा वी आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को एप्सिलॉन वी से रिप्रेजेंट करेंगे, और शियरिंग स्ट्रेस आ जाएगा, शियर का फोर्स आ जाएगा, तो उस वक्त स्ट्रेस को सिग्मा शियर ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे, और जो है जो ये है आपका स्ट्रेन, उसको हम सिग्मा एप्सिलॉन एस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप वो समझ लो, सिग्मा इज फॉर स्ट्रेस एंड एप्सिलॉन इज फॉर स्ट्रेन, और लेंथ का केस हो तो एल, लॉन्गिट्यूडनल वाला वॉल्यूम का केस हो तो वी, और शियर का केस हो तो एस। ऐसा हमें टर्मिनोलॉजी दिमाग में याद रखना है ताकि हमें आसान रहे। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल का केस है y इज इक्वल टू सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल अपॉन एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल। तो सिग्मा क्या होता है, स्ट्रेस होता है लोड अप्लाइड अपॉन एरिया, लोड इज mg। हमने जो वेट लटकाया हुआ है इसमें, इसमें जो कोई भी वेट लटकाया हुआ है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, वो है mg। ठीक है, उस तार के ऊपर, तो mg इज द वेट विच द वायर इज होल्डिंग, डिवाइड बाय एरिया पाई आर स्क्वायर। तो ये आर कैसे निकलेगा, रेडियस ऑफ द वायर। तो रेडियस ऑफ द वायर जो है, किसी पतले तार का रेडियस निकालने के लिए हम यूज करते हैं आइदर वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज। ठीक है, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल पहले बताया जा चुका होगा, ये प्रैक्टिकल जब तक आएगा तब तक ये दोनों में आप एक्सपर्ट हो गए होंगे, वर्नियर एंड स्क्रू गेज में। तो वो यहाँ पे पकड़ लेंगे इस वायर को, होल्ड कर लेंगे वर्नियर या स्क्रू गेज में, और उससे हम रेडियस इसकी निकाल लेंगे, वो रेडियस रखी जाएगी यहाँ इस फॉर्मूले। समझ में आ गया, आर क्या है, रेडियस ऑफ द वायर इनटू सॉरी डिवाइड बाई है एप्सिलॉन, मतलब क्या, डेल्टा एल अपॉन एल। तो डिवाइड बाई डेल्टा एल अपॉन एल करेंगे तो नीचे वाला जो एल है ये ऊपर ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या होते हैं, ठीक है, ये चेंज हो गया, एल ऊपर हो गया, डेल्टा एल नीचे हो गया। तो हमारा फॉर्मूला बोला एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। ये एम जी बेसिकली कंबाइन करके आप इसको डब्ल्यू बोलो, उसको एफ बोलो, सब चलता है। ठीक है, याद रखने के लिए, इसीलिए मैं इसको कैसे याद करने का बताया आपको, एफ एल अपॉन ए एल, ए डेल्टा एल। डेल्टा एल तो चेंज इन इंक्रीज इन द लेंथ होगा, कंप्रेशन में कम हो जाएगा और एक्सटेंशन में बढ़ जाएगा। और पाई स्क्वायर क्या है, यहाँ पे वायर का एरिया है, तो हमारे पास कोई भी एरिया हो सकता है जिसके ऊपर फोर्स लगाया जाएगा उसका एरिया। तो ये हो जाएगा एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। इस फॉर्म में मैंने आपको बोला कि आप फॉर्मूले को याद रखें। ठीक है, तो हमारे इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल में इस फॉर्मूले की चीर फाड़ कर दी है और उसको थोड़ा एक्सपैंड करके लिख दिया है, क्या, एम जी एल अपॉन पाई स्क्वायर डेल्टा एल। वायर का केस हो तो आप डायरेक्ट इसको याद कर सकते हैं, हालांकि ये कहाँ से आया है वो चीज जानना जरूरी है। ये समझ गए सब चीज कहाँ कहाँ से आया। अब ये डेल्टा एल कैसे मिलेगा अपने को, मान लो कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे आधा किलो रखा हुआ है, 500 ग्राम वेट रखा हुआ है, तो उस वक्त यहाँ पे पॉइंटर जो है किसी जगह पे है, तो उस जगह की रीडिंग हमने ले ली। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें 500 ग्राम और रख दिया। 500 ग्राम रखने से ये पूरे वायर में जो है लेंथ इंक्रीज हो जाएगा और ये रीडिंग बदल जाएगी। अब ये रीडिंग दोबारा ले ली और बाद वाली रीडिंग में से पहली वाली रीडिंग को माइनस किया, तो हमारे पास डेल्टा एल आ जाएगा। समझ में आ गया डेल्टा एल कैसे आया। ठीक है, जो इसमें वेट था प्रीवियस वाला, उसमें और ऐड किया वेट, तो डेल्टा एल इंक्रीज इन लेंथ कितना हुआ ये बता देगी स्केल। ठीक है,
इसको ऐसे सेट किया जाता है, जैसा इसमें फोटो में क्या है उस तरह का नहीं होता, थोड़ा अलग होता है। तो ये हमारा यंग्स मॉडुलस इस फॉर्मूले से डिफरेंट वैल्यूज रख के निकल जाएगा। अगर कॉपर का है तो दूसरा आएगा, और एल्यूमिनियम का वायर है तो दूसरा यंग्स मॉडुलस आएगा। और ये सारे यंग्स मॉडुलस इसी तरीके से एक्सपेरिमेंटली निकाल के वो टेबल बनाई गई है। कौन सी टेबल बच्चों, कौन सी टेबल? 9.1। ये देखो, ये वाई की टेबल बनाई गई। और अल्टीमेट स्ट्रेंथ तो मैंने बताया था कि साइंटिस्ट लोग रुकते नहीं है, उस पर लोड बढ़ाते चले जाते हैं वायर पे, और जब तक वो टूट नहीं जाता है। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी हम इस तरीके से एक्सपेरिमेंटल वे में निकाली गई। हजारों एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनका जो है समरी बना लिया गया है ये। ठीक है, एल्यूमिनियम, कॉपर, कोई भी चीज हो, वुड है, बोन हो, बोन का केस अभी हमने देखा। ठीक है, तो ये हमारा प्रैक्टिकल है भाई। इस प्रैक्टिकल में आपको जो है रीडिंग वीडिंग लेके पूरा काम करना है। डिटर्मिनेशन ऑफ द यंग्स मॉडुलस। अब आता है शियर मॉडुलस। शियर मॉडुलस क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि शियर मॉडुलस जो है शियर के केस में होता है। शियर का केस क्या है? शियर का केस इस फिगर में समझ लो, बाजू में दिया है फिगर हमारी आसानी के लिए, कि ये एक ब्लॉक रखा हुआ है और नीचे वाला जो हिस्सा है ना पूरी तरीके से रिवेटेड है नीचे जमीन में, हिल नहीं सकता है, मतलब डिस्प्लेस नहीं हो सकता है। और ये इस तरीके का ब्लॉक है। इसको मान लो कि लकड़ी का ब्लॉक है या किसी चीज का ब्लॉक है, सॉलिड ब्लॉक है लेकिन, ठीक है, मटेरियल का ब्लॉक है। अब इसके ऊपर यहाँ पे फोर्स लगाया पैरेलल टू दिस सरफेस। ये अपर सरफेस जो है कौन सा है? दिस लेंथ इनटू दिस लेंथ, दिस इज द एरिया ऑफ द अपर सरफेस, एंड ऑन द अपर सरफेस वी आर अप्लाइंग द फोर्स। वी आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन द अपर सरफेस। ठीक है, इस सरफेस के ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है, ऐसे नहीं लगाया जा रहा है। ये बात ध्यान रखने वाली, ये फोर्स इसके ऊपर ऐसे नहीं लगाया जा रहा है, ये सरफेस के पैरेलल में लगाया जा रहा है। तो उससे क्या होता है, ये वाला सरफेस थोड़ा आगे चला जाता है, नीचे वाला तो जाएगा नहीं क्योंकि रिवेटेड है। ठीक है, इसके साथ जड़ा हुआ है जमीन के साथ। तो इस तरीके का शेप हो जाएगा, जो डॉटेड वाला शेप दिखाया है ना, इस तरीके का शेप हो जाएगा। एंड इस तरह के फोर्स को जो सरफेस के पैरेलल लगता है उसको शियर फोर्स बोलते हैं। तो जैसे हमने यंग्स मॉडुलस अभी डिफाइन किया, यंग्स मॉडुलस समझ में आ गया ना? जैसे हमने यंग्स मॉडुलस डिफाइन किया वैसे ही हमारे पास में आएगा शियर मॉडुलस। शियर मॉडुलस को जो है हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के नाम से जानते हैं। दोनों नाम याद कर लीजिए कि जब शियर फोर्स लगेगा तो उसको शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलेंगे। लेंथ के केस में उसको यंग्स मॉडुलस वाई बोलते हैं। शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इसमें जी से बताया गया है, दूसरी किताब में दूसरे से भी बताया जा सकता है। ठीक है, तो शियर मॉडुलस जी क्या हो गया? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड एज द shearing stress divided by the shearing strain. shearing stress is F upon A। तो मान लो F फोर्स यहाँ पे लगाया सरफेस के पैरेलल, एंड एरिया ऑफ द सरफेस इज A, तो F अपॉन A यहाँ पे आ गया, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स अपॉन एस शेयरिंग स्ट्रेन है। तो डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स इज दिस लेंथ। ये ऊपर वाला सरफेस जो है ना, कितने अमाउंट डिस्प्लेस हो गया यहाँ पे, ये जो हुआ, ये डेल्टा एक्स अमाउंट अपर सरफेस नीचे के कंपैरिजन में ऊपर ये डिस्प्लेस हो गया है। ठीक है, डेल्टा एक्स अपॉन एल, एल ये है, एल कौन सी लेंथ है? एल ये वाली लेंथ है, नीचे से ऊपर तक की लेंथ है, राइट। तो डेल्टा एक्स अपॉन एल क्या होगा? ये ट्राइंगल देखिए, सी दिस ट्राइंगल, दिस इज डेल्टा एक्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा डेल्टा एक्स, और ये है एल। तो अगर ये थीटा अगर हम इसको बोलते हैं तो ये कौन सा रेशियो हो गया? तो हमारे पास में रेशियो तैयार है क्या? टेन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हो गया ना? और फिजिक्स में मैंने बताया था टेन थीटा हो साइन थीटा हो, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल इट, तो उसको थीटा ले लेते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो डेल्टा एक्स अपॉन एल को हम सिंपली थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा भी लिख सकते हैं, या हम इसको सिंपली थीटा लिख सकते हैं।
क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर ही होगी फॉर स्मॉल थीटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, डेल्टा एक्स अपॉन एल, ये हो गया क्या, शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन हो गया तो ये आपका एल ऊपर चला गया, तो एफ एल अपॉन ए डेल्टा एक्स यहाँ पे आ गया। तो एक तो ये फॉर्मूला आप ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा, अभी मैंने आपको जो बात बताई कि डेल्टा एक्स अपॉन एल को हम थीटा भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो इन्होंने क्या लिखा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस एफ अपॉन ए डिवाइडेड बाई थीटा। थीटा क्या है, थीटा इज स्ट्रेन। डेल्टा एक्स अपॉन एल क्या है, स्ट्रेन। टेन थीटा क्या है, स्ट्रेन। थीटा क्या है, स्ट्रेन। ठीक है, तो एफ अपॉन ए अपॉन थीटा लिख दिया है खाली, ये सब बड़ी चीज को उन्होंने थीटा लिख दिया, राइट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो इसके फॉर्म में अगर आपको फॉर्मूला याद रखना है तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ अपॉन ए थीटा। ठीक है, अब शेयरिंग स्ट्रेस सिग्मा एस के लिए फॉर्मूला लिखा है, क्या लिखा है, सिग्मा एस। अब भी देखो यहाँ पे, ये इस वाले को देखो, ये वाले फॉर्मूले को मैं बता रहा हूँ, जी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है एफ अपॉन ए क्या है, दिस इज शेयरिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय थीटा, ऐसा लिखा है ना। तो शेयरिंग स्ट्रेस कितना हो गया, जी थीटा हो गया, तो वो चीज यहाँ पे लिखी हुई है। आप लोग इतना कंफ्यूज हो रहे थे, इसमें हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे। देखिए सिग्मा एस क्या है, जी इंटू थीटा। जी इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड थीटा इज द स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन। तो शेयर के केस में फॉर्मूला लगेगा। तो अब इसका यूनिट क्या है, यूनिट वही है जो पहले वालों का था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर शेयर मॉडुलस का होता है, और पास्कल या फिर पास्कल बोलेंगे। ठीक है, तो shear modulus of few common materials are given this table। ठीक है, 9.2 कहाँ है भैया टेबल, ये देख लो। ये एल्युमिनियम 25, ब्रास का 36, ठीक है, कॉपर 42, ग्लास 23, एंड दीज आर गिवन इन द टेबल 9.2 फॉर योर इजीनेस। ठीक है, shear modulus is generally less than the Young's modulus, और कितना होता है, इतना होता है भैया, लगभग अप्रोक्सीमेटली निकाला जाए तो शेयर मॉडुलस की वैल्यू यंग्स मॉडुलस डिवाइड बाई 3, 1/3 भाग होती है उसकी। ठीक है, 1/3 टाइम्स ऑफ द यंग्स मॉडुलस। ये अप्रोक्सीमेशन है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल के टाइम में फॉर्मूले में मत ले लेना उसको। ठीक है, लेट अस सी अ न्यूमेरिकल ऑन दैट, एग्जांपल 9.4। तो एग्जांपल 9.4 क्या कहता है, ए स्क्वायर लेड स्लैब ऑफ साइड 50 एंड थिकनेस 10 सेंटीमीटर। ध्यान से पढ़ना, साइड 50 है और उसकी थिकनेस 10 है। बता देता हूँ, उसको बना देता हूँ, देखो कैसे बनाया मैंने इसको। 50 साइड हो गई और थिकनेस उसकी बता रहा है 10, ये थिकनेस मैंने इसकी बना दी। ठीक है, 50 साइड हो गई, ये थिकनेस हुई, थिकनेस को ऐसे बता दिया मैंने, बराबर है। और साइड ये है 50/50, इधर होगा। चलो पढ़ो, साइड 50 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 10 सेंटीमीटर, सब्जेक्ट टू शेयरिंग फोर्स। अब क्या कहता है सवाल में, देखो इसने तुमको घुमा दिया है, क्या घुमाया है इसने, ऑन इट्स नैरो फेस। तो फोर्स कहाँ लगा है, नैरो फेस पे लगाया। अब ये नीचे जो ब्लॉक पड़ा हुआ है, इसका नैरो फेस कौन सा है, ये नैरो फेस है कि नहीं, ये वाला। ये मैंने थोड़ा लंबा बना दिया है, ये साइज सेम है, 50 और 50 है। तो ये वाला नैरो है, ये वाला नैरो है, ये नैरो फेस है, ये वाला तो नैरो फेस है नहीं। ठीक है, तो ये कहता है कि नैरो फेस पे शीयरिंग फोर्स लगाया गया है, कितना लगाया गया है, लगाया है 9 × 10⁻⁴ न्यूटन लगाया फोर्स। द लोअर एज इज रिवेटेड टू द फ्लोर, निचला हिस्सा जो है फ्लोर में जड़ा हुआ है, रिवेट किया हुआ है। हाउ मच विल द अपर एज बी डिस्प्लेस, ऊपर वाला एज कितना डिस्प्लेस होगा, ऊपर वाला एज डिस्प्लेस होगा, तो वो अभी हमने पढ़ लिया है और इसके बारे में हमने फिगर भी डिस्कस कर लिया है। इसी फिगर में हमें काम करने का है। ठीक है, देखो स्ट्रेस अप्लाइड कितना है, 9.4 × 10⁻⁴ न्यूटन डिवाइडेड बाय, दिस इज फोर्स अपॉन द एरिया। एरिया कितना है, एरिया कौन सा है, देखो नैरो वाली ये हो गई, बराबर। ज्यादा फिगर जो है गच पच लग रहा है, तो जरा इसको मैं मिटा देता
मिट गया, देखो पता। तो यहाँ पे स्ट्रेस कितनी है, शेयरिंग स्ट्रेस, applied force F is 9.4 into 10 power 4 applied force divided by the area on which it acts, this force is acting on this narrow area as per the question। narrow area कितना है, ये 50 हो गया और ये हो गया आपका 10, ठीक है। और ये प्रॉपर यूनिट्स में चेंज करके हमारे पास में इसका एरिया कितना आ जाएगा मीटर स्क्वायर में, 0.05 मीटर स्क्वायर। तो ये फोर्स अपॉन एरिया, दिस बिकम्स अ स्ट्रेस ऑन द अपर फेस फोर्स अप्लाइड। तो स्ट्रेस इसके अंदर डेवलप होगा, ये मटेरियल के पूरे के अंदर स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। वो स्ट्रेस कितना आया, वो स्ट्रेस आ गया आपका 1.80 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे लगा है तो डेल्टा एक्स डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। अब शेयरिंग स्ट्रेन डेल्टा एक्स अपॉन एल क्या होता है, शेयरिंग स्ट्रेन में डेल्टा एक्स मैंने आपको बताया था, दिस इज व्हाट, दिस इज डेल्टा एक्स और ये नीचे है एल। तो डेल्टा एक्स अपॉन एल कितना होता है, फॉर्मूले में देख लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये है स्ट्रेस और ये है जी। तो डेल्टा एक्स अपॉन एल कितना हो गया, डेल्टा एक्स अपॉन एल हो गया आपका, ये नीचे डिवाइड बाई है ना, तो इसको इधर लेके जाओ, तो ये हो गया डेल सिग्मा एस और ये नीचे आ जाएगा जी अपॉन जी। तो वही चीज यहाँ पे इसने लिख दी है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले को घुमाता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होने का, आपको बेसिक फॉर्मूला याद रखने और उस बेसिक फॉर्मूले में कौन सी चीज निकालनी है उसको एक तरफ करके बाकी चीजों को राइट में ले जाने का है, अपने आप आपका फॉर्मूला आ जाएगा। आपका बेसिक फॉर्मूला जो आपने याद किया है वो गलत नहीं है, ये बात पे भरोसा रखने का, ठीक है। So we know that shearing strain is delta x upon L is equal to stress upon G from this formula, ये ऊपर वाले फॉर्मूले से। तो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स कितना हो गया, ये L और उधर चला जाएगा, स्ट्रेस इंटू L अपॉन G हो जाएगा। तो अब ये देखो स्ट्रेस हमने ऊपर निकाल रखा था, ठीक है, फिर से लिख दिया इसने, जबकि निकाल ही दिया था इसने। स्ट्रेस, अच्छा स्ट्रेस 1.8 इंटू 10⁶ हो गया, L हो गया 0.5 मीटर, 50 सेंटीमीटर है ना, ये कितना है 50 सेंटीमीटर, तो 0.5 मीटर हो गया और डिवाइड बाय जी, जी कितना है, जी क्वेश्चन में दिया है कि टेबल से देखना है भाई। स्क्वायर स्लैब, ये तो कुछ बताया नहीं है कौन सा मटेरियल है, ये तो बहुत लोचा कर दिया इसमें, हाँ? अच्छा ये रहा, सब्जेक्ट टू ए शीयरिंग फोर्स, शीयरिंग फोर्स भी लगा दिया। हाँ भाई इसने तो मटेरियल तो बताया नहीं है, हो सकता है नई किताब में बताया हो, मेरी की पुरानी हो, कोई बात नहीं, देख लेने का। तो इन्होंने कौन सा वैल्यू ले लिया है, 5.6 इंटू 10⁹ कौन सा लिया है इसमें, देखो ये रहा लेड 5.6 लेड का स्लैब दिया है आपकी नई किताब में, है बेटा, दिया है तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, ठीक है, तो वो देना चाहिए किताब में। स्क्वायर लेड स्लैब, हाँ देखो लिखा है ये रहा, ये लिखा हुआ है बराबर, लेड स्लैब, ओके। तो लेड का 5.6 इंटू 10⁹ इन्होंने ले लिया है। चलो वन कितना आया, 0.16 सेंटीमीटर आ गया, ये हो गया हमारे लेंथ का केस और शेयर का केस। लेंथ के केस में यंग्स मॉडुलस, शेयर के केस में मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस बोलते हैं उसको, ठीक है। अब इसके बाद आएगा हमारा A marketplace to sell anything. Apparels, shoes and footwears, gadgets and electronics, health and beauty, computer parts and accessories. Quick deal.